नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार विशेष का दिन है। तो आज का विषय है, क्या नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे? क्या नेहरू जनतांत्रिक थे, डेमोक्रेट थे? क्या नेहरू बोलने की आज़ादी के समर्थक थे? ये तीनों ऐसे प्रश्न हैं, तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनके इतिहासकारों, लेखकों और ये वामपंथी इतिहासकारों ने ख़ास तौर से इस तरह का मुलम्मा चढ़ाया, इस तरह से पेश किया जैसे इन तीनों के चैंपियन जवाहरलाल नेहरू रहे हों। लेकिन सच्चाई उससे बड़ी अलग है, और वो जो सच्चाई की बातें हैं उनको कभी उजागर नहीं किया गया, या उनको कहीं रेफरेंस आ भी गया तो उनको हाईलाइट नहीं किया गया, उनको दबा दिया गया। आज भी जो कोशिश हो रही है वो ये साबित करने की कि जो नेहरू का विरोध कर रहे हैं असल में वो एंटी डेमोक्रेटिक है, जो नेहरू का विरोध कर रहे हैं वो कम्युनल है, जो नेहरू का विरोध कर रहे हैं वो फासिस्ट है, वो बोलने की आज़ादी पर में विश्वास नहीं करते, वो लोगों के निजी अधिकारों की बात नहीं करते। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। मैं आज इन तीनों विषयों पर कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में सच्चाई है क्या। क्या नेहरू डेमोक्रेट थे? इसके 4 उदाहरण दूंगा मैं आपको। इनमें से एक दो पिछले कई वीडियो में जो है वो रेफरेंस के तौर पर या स्टोरी के तौर पर आ चुके हैं, इसलिए उनको ज़्यादा विस्तार न देकर संक्षेप में बताऊंगा। पहला, जब अंतरिम प्रधानमंत्री चुना जाना था तब जो कांग्रेस के विभिन्न संगठन हैं, स्टेट यूनिट्स हैं, उनसे राय मंगाई गई, प्रस्ताव मंगाया गया, और 2 को छोड़कर सबने एक स्वर से सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया। उन 2 में भी एक ने भेजा नहीं किसी का नाम, और एक का प्रस्ताव देर से आया जो इनवैलिड हो गया। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदला गया। उसके बाद वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी जी की मौजूदगी में आचार्य कृपलानी से एक चिट्ठी ड्राफ्ट कराई गई कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, और वो चिट्ठी बढ़ा दी गई सरदार पटेल की ओर। उन्होंने गांधी जी की ओर देखा और कोई जवाब नहीं मिला तो चुपचाप दस्तखत कर दिए। नेहरू वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि भाई जब सबने लगभग सर्वानुमति से सरदार पटेल को चुना है तो उन्हीं को बनना चाहिए। उसके बाद सरदार पटेल मना कर देते, नेहरू के नाम का प्रस्ताव करते तो स्थिति दूसरी होती। लेकिन नेहरू चुप्पी साधे रहे, इंतज़ार करते रहे गांधी जी के इंटरवेंशन का। ये डेमोक्रेट होने का उदाहरण है क्या? ये अगर कोई इतना बड़ा डेमोक्रेट हो तो उसके मुंह से कुछ शब्द तो निकलता, कुछ नहीं निकला। दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण है 1950 का, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। सरदार पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को उम्मीदवार बनाया और उनके मुकाबले में नेहरू ने आचार्य कृपलानी को उतारा, और आचार्य कृपलानी हार गए, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है जीत गए। उनके जीत के कुछ महीने बाद ही सरदार पटेल का निधन हो गया। और ये सब क्या कहता है ये मैं आपको ये चारों उदाहरण देने के बाद बताऊंगा। और जैसे ही सरदार पटेल का निधन हुआ, नेहरू जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहले मना कर दिया कि जो है इनकी वर्किंग कमेटी में काम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद माने तो फिर धीरे धीरे करके जो है अलग अलग फोरम से इस्तीफ़ा देना शुरू किया। आखिर में वर्किंग कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया और मजबूर किया पीडी टंडन को कि वो इस्तीफ़ा दें। एआईसीसी बुलाकर उनके इस्तीफे को रेटिफाई कराया और खुद कांग्रेस अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए। ये किसी के डेमोक्रेट होने का उदाहरण है। ये है नेहरू की डेमोक्रेसी। ये थी कि अपनी ही पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष को षड्यंत्र करके, स्कीम करके इस्तीफा देने पर मजबूर करना। और उस समय भी पीडी टंडन अगर अड़ जाते तो हो सकता है कांग्रेस में विभाजन की नौबत आ जाती। कितने किसके साथ होते, कौन सा बड़ा से भाग होता, कौन सा छोटा, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने देश हित में उन्होंने कहा देश इस समय ऐसे दोराहे पे खड़ा है, इस समय कांग्रेस का विभाजन ठीक नहीं होगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीसरा उदाहरण, आप खुद प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया, और पूरी तरह से सब गोटियां बिठाकर बनवाया।
ये डेमोक्रेट होने का लक्षण है। चौथा उदाहरण राष्ट्रपति के चुनाव का, पहले चुनाव का 1950 का है। उस समय पार्टी चाहती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने देश के पहले। नेहरू चाहते थे सी राजगोपालाचारी को, राजा जी को। उन्होंने पार्टी से कंसल्ट किए बिना, पार्टी की राय जाने बिना, पार्टी की मर्जी जाने बिना अपने से तय कर लिया कि राजा जी को पहला राष्ट्रपति होना चाहिए देश का। और उन्होंने पार्टी को बता दिया कि वो राजा जी को चाहते हैं, उनके नाम की। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी, उनको उन पर दबाव डाला कि वो राजा जी के समर्थन में मैदान से हट जाएं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो समर्थक थे वो सरदार पटेल के पास गए कि कुछ कीजिए आप। तो सरदार पटेल ने हंसते हुए कहा कि भाई जब दूल्हा ही भाग गया तो बाराती कहाँ से चलेंगे, कहाँ जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि आप किसी तरह से इस स्थिति को संभालिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नेहरू को घेर कर मनवाते हैं। पार्टी की बैठक बुलाई गई, उसमें औपचारिक रूप से राजा जी के नाम का प्रस्ताव किया जाना था। नेहरू जी सबसे पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने राजा जी की तारीफ़ की और तारीफ़ में सब कुछ ये था कि विदेशों में कैसी उनकी छवि है, जो विदेशी मेहमान आते हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं। नेहरू की सारी सोच जो है अंतर्राष्ट्रीय थी, देश के बारे में बहुत कम थी। तो ये सब उन्होंने गुणगान किया। उसके बाद जब वो बैठे तो सरदार पटेल उन्होंने भी तैयारी की थी। पीछे बैठे हुए लोगों, जो नेता थे, उनमें से वो लोगों ने बोलना शुरू किया। कहा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गांधी जी ने, उस समय उस क्रूशियल मौके पर राजा जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जिन्ना का समर्थन किया, उसकी वजह से पाकिस्तान के बनने को लेजिटिमेसी मिली। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहला राष्ट्रपति बना सकते हैं। मामला बिगड़ गया। धीरे धीरे समर्थन बढ़ने लगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेहरू जी को समझ में आ गया और उनके जो करीबी लोग थे उनको भी समझ में आ गया। अब सवाल था कि नेहरू जी की इज्जत कैसे बचाई जाए। तो बीच का फॉर्मूला निकाला गया। कहा गया कि ये फैसला जो है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल पर छोड़ देते हैं, वो दोनों मिलकर जो फैसला कर दें। और फैसला क्या हुआ आपको पता है। तो ये 4 उदाहरण हैं। जब देखिए किसी भी व्यक्ति के जो गुण हैं, उनका इम्तिहान, उनका टेस्ट, उनकी परीक्षा जो है वो संकट के समय पर होती है या महत्वपूर्ण मौक़ों पर होती है। और ये मैंने जो 4 उदाहरण आपके सामने पेश किए, वो चारों बताते हैं कि नेहरू जी और कुछ भी रहे हों, डेमोक्रेट तो नहीं थे, स्वभाव से ही नहीं थे। अब इन चारों में कॉमन बात क्या है? केवल इंदिरा गांधी के अध्यक्ष बनने का मामला छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों में कि जब तक सरदार पटेल थे तब तक नेहरू डेमोक्रेट थे और सरदार पटेल ने उनको बना कर रखा, पार्टी की बात मानने पर मजबूर किया। सरदार पटेल के निधन के बाद आप देखिए, पहले आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बेटी को बनवाया, जो मन में आया उस तरह से फैसला लिया, उन पर कोई अंकुश रखने वाला, दिशा दिखाने वाला नहीं रह गया था। तो उनका असली स्वरूप सामने आया। अब दूसरा सवाल, दूसरा मुद्दा, क्या जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे? नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता सिर्फ मुस्लिम हित तक सीमित थी। 1955 में संसद में हिंदू कोड बिल आया, उसको लेकर नेहरू जी की आलोचना किसने की? संसद में खड़े होकर आचार्य कृपलानी, जो एक समय 1950 में सिर्फ 5 साल पहले उनके अध्यक्ष पद की पसंद थे, उनके समर्थक थे, जिन्होंने वर्किंग कमेटी में वो लेटर ड्राफ्ट किया था सरदार पटेल जिस पर दस्तखत किया, जिससे नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहा हूँ। आपने जानबूझकर एक विवाह का कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया, मुसलमानों के लिए नहीं बनाया। और मैं ये जानता हूँ कि मुसलमान भी इस कानून के लिए तैयार थे, लेकिन आपने तुष्टीकरण के चलते ऐसा नहीं किया। आप में हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। ये आचार्य कृपलानी ने संसद में कहा, कहीं किसी निजी बातचीत में नहीं। MC छागला देश के जाने माने कानूनविद, जज रहे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, नेहरू सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एम्बेसडर रहे। उन्होंने अपना जो मेमोयर लिखा है, संस्मरण लिखा है रोजेज इन दिसंबर,
उसमें लिखा है कि नेहरू ने हिंदू कोड बिल पास कराने में बड़ी हिम्मत और तत्परता दिखाई, लेकिन वैसी ही हिम्मत और तत्परता उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के मामले में नहीं दिखाई। इस डर से कि मुसलमान विरोध करेंगे वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा संविधान सबके लिए बराबर होता है, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, देश का संविधान सबके लिए बराबर होता है, इस तरह से नहीं हो सकता है। ये एमसी छागला ने कहा। एमसी छागला ने कहा कि संविधान अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक देखकर फैसले नहीं करता, वो लागू नहीं होता है, वो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता थी उसने इस्लाम में सुधार, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार और को रोका और तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। इस तुष्टीकरण को, नेहरू के इस तुष्टीकरण की नीति को आगे चलकर कांग्रेसियों ने अपनी बाइबल कुरान बना लिया और इसको बदल दिया वोट बैंक में। उसका नतीजा शाह बानो से लेकर तमाम जो फैसले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बदले गए, जो फैसले सरकार ने लिए, कांग्रेस की सरकारों ने, वो तुष्टीकरण की राजनीति देश को बहुत भारी पड़ी, अब भी पड़ रही है, उसे अभी छोड़ा नहीं है। और अभी जब कह रहा हूँ तो अभी 8 साल 10 साल पहले की बात है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये देश का प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है जिसने संविधान की शपथ ली है? संविधान में ऐसी कोई बात कही गई है क्या कि देश के संसाधनों का पहला हक किस पर होगा? ये वही मानसिकता, नेहरू के समय से बनाई गई मानसिकता। उसका नतीजा ये हुआ, इस देश का मुसलमान हमेशा के लिए हिंदू फोबिया का शिकार हो गया। उसको डरा कर रखा गया कि डरो और अगर तुमको सुरक्षित रहना है तो हमको वोट दो। तो नेहरू का जो सेकुलरिज्म था उसमें हिंदू और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं था। उनकी नज़र में, उन्होंने लिखा भी है, कहा भी है, उन्होंने हिंदू सांप्रदायिकता को मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से ज़्यादा खतरनाक माना। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती, एक और उदाहरण देता हूँ। नेहरू की कुल जो सोच थी वो इस देश की संस्कृति से कहीं जुड़ती नहीं थी। 1948 में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस से लौटकर उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि बाहर हमारी आलोचना हो रही है कि हमने ऐसे कानून बनाए हैं कि बिना ट्रायल के डिटेंशन होता है, जैसे मजदूर यूनियनों के बारे में ये मामला था। और उसके अलावा उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड में लोगों की ये धारणा है कि आरएसएस सांप्रदायिक और फासिस्ट है, इसलिए इस समय जो है संघ से प्रतिबंध हटाना ठीक नहीं होगा। इसका संदेश ये जाएगा कि हम सांप्रदायिक और फासिस्ट ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। संघ पर प्रतिबंध लगा था फरवरी 1948 में। नेहरू की इस चिट्ठी का सरदार पटेल पर कोई असर नहीं हुआ। जुलाई 1949 में संघ से प्रतिबंध हट गया और इस प्रतिबंध के हटने में सरदार पटेल की बड़ी भूमिका थी। तो नेहरू जी जब हिंदुओं का मामला आता था, हिंदुत्व का मामला आता था, तब वो सेकुलर हो जाते थे। लेकिन मुसलमानों के घेटवाइजेशन का उन्होंने पूरा समर्थन किया, बल्कि वो उसका मार्ग प्रशस्त किया। और संघ को फासिस्ट कहने वाले नेहरू जब पहली बार सोवियत संघ की यात्रा पर गए, स्टालिन वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि वो तीर्थ यात्रा पर आए। एक फासिस्ट के राज में जाकर आप कह रहे हैं तीर्थ यात्रा पर आए। और उन्होंने कहा स्टालिन ने वॉर के समय जो भी किया हो, उसके अलावा उनके जितने भी प्रयास रहे हैं वो शांति के लिए रहे। साइबेरिया के कंसंट्रेशन कैंप, लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले स्टालिन को डेमोक्रेट होने का, शांति का दूत होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फासिस्ट बता रहे थे। तो ये नेहरू की सोच थी। उनकी नज़र में आरएसएस फासिस्ट हो ये एक बार समझा जा सकता है, लेकिन स्टालिन को जो व्यक्ति जो है फासिस्ट मानना तो दूर, एक तरह से डेमोक्रेट होने का, शांति दूत होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उसके बारे में तो निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि ये इसमें कुछ तो समस्या है। और समस्या वही थी, वो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, उससे उनको चिढ़ थी।
उसी के कारण आपको ये सब उनके बयान दिखाई देते। इसी को ढकने के लिए उनके इतिहासकारों ने, उनके जीवनीकारों ने और उनकी पार्टी और उनके समर्थकों ने आज तक जो लोग कर रहे हैं, एक नेहरू भक्त देश में घूमते हैं, वो खुलेआम कहते हैं मैं नेहरू भक्त हूँ, उन्होंने इन सब चीज़ों को दबाने की जितनी कोशिश की है, इस समय जो मौजूदा लेखक वर्ग है उनमें से कम ही लोग होंगे। जी आप ठीक समझ रहे हैं, मैं रामचंद्र गुहा की बात कर रहा हूँ, जो अपने को इतिहासकार भी मानते हैं। तो एक घोषित और प्रूव्ड अधिनायकवादी को, फासिस्ट को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही डेमोक्रेट बता सकते हैं, शांतिदूत बता सकते हैं। तो ये तो हुआ दो मुद्दे, एक उनके डेमोक्रेट होने का, दूसरा उनके सेकुलर होने का। अब तीसरी बात है कि वो वाणी की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कितने बड़े हामी थे। नेहरू के इतिहासकारों, उनके जीवनीकारों, लेखकों, उनके समर्थकों की आप बातें सुने, उनके लेख पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो लगेगा कि हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर नेहरू से बेहतर तो कोई हुआ ही नहीं, नेहरू से ज़्यादा सहिष्णु तो कोई हुआ ही नहीं। असहिष्णुता तो दूर दूर तक उनको छूकर नहीं गई थी। लेकिन कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देता हूँ मजरूह सुल्तानपुरी का। फिल्मी गानों के लेखक हैं, शायर हैं। उन्होंने एक कविता लिखी नेहरू पर। उस कविता में उन्होंने हिटलर का और कॉमनवेल्थ का उनको गुलाम बताया। इसकी सज़ा उनको क्या मिली मालूम है? 2 साल जेल में रहे वो। जो लोग आज सवाल तमाम उठाते हैं ना, नेहरू के शासनकाल में लगभग सब जगह कांग्रेस की सरकारें थी। 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा और इनमें से ज़्यादातर चुनी हुई और बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त किया गया। और बर्खास्त किया गया इतना ही नहीं, उनको फ्लोर टेस्ट का भी अवसर नहीं दिया गया कि वो विधानसभा में जाकर अपना बहुमत है या नहीं इसको साबित कर सकें। क्यों? क्योंकि नेहरू उनसे सहमत नहीं थे, इसलिए इन सरकारों को जाना पड़ा। वो चाहे 1951 की जो है पंजाब की सरकार हो, 1958 की जो है सीपीआई की सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टी की, 1954 की आंध्र प्रदेश की सरकार हो, इन सबको फ्लोर टेस्ट का मौका नहीं दिया गया और बर्खास्त कर दिया गया। संविधान में पहला संशोधन ही नेहरू जी लाए, किस लिए? प्रेस फ्रीडम पर अंकुश लगाने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात के समर्थक थे कि पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, और नेहरू जी का कहना था कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो इस देश के युवाओं के मन में जहर भर रहा है। यही बात, ये बयान अगर आज नरेंद्र मोदी दे दे तो आप देखिए देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्या हंगामा मचता है। उनको किस तरह से फासिस्ट और हिटलर शाह और क्या क्या कहा जाता है। लेकिन नेहरू तो डेमोक्रेट थे, वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े पुरोधा थे, सबसे बड़े पैरोकार थे। उनको कौन कहेगा। एक विदेशी लेखक हुए स्टेनली वोलपर्ट, उनकी किताब थी 9 Hours to Rama। वो किताब 1962 में बैन कर दी गई। दूसरी किताब अलेक्जेंडर कैंपबेल की 1959 में इसको बैन किया गया। क्यों? इसमें भारत की नौकरशाही और भारत की आर्थिक नीतियों के बारे में एक फिक्शन की तरह जो है वो मजाक के रूप में पेश किया गया था। ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ नेहरू जी से। हास्य व्यंग्य तक नहीं बर्दाश्त हुआ, फिक्शन था, कोई रियल डिपिक्शन भी नहीं था कि किसी नौकरशाह का नाम हो या किसी मंत्री का नाम हो या सरकार का नाम हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी पुस्तक बैन कर दी गई। और पहला संविधान संशोधन क्यों आया, कैसे लागू हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसे अंकुश लगाया गया, उसके जरिए सरकार की आलोचना को देश विरोधी काम मानते थे नेहरू जी। इतने बड़े डेमोक्रेट, इतने बड़े अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक थे वो। और ये सब बातें ऐसे सैकड़ों किस्से आपको मिलेंगे, उन सब को दबाया गया, इतिहास को छिपाया गया, दबाया गया और गलत रूप में पेश किया गया। और अब जब सच्चाई बाहर आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिक लोग, फासिस्ट लोग
एक डेमोक्रेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उसके जाने के इतने साल बाद भी। तो सच्चाई की तो एक बुरी आदत या अच्छी आदत कहिए, वो अलग अलग तरीक़ों से निकलकर सामने आती रहती है। उसको आप कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, छिपा सकते हैं, हमेशा के लिए न दबा सकते हैं और न छिपा सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।